अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इमरान खान एक पेज पर आ गए हैं। और वो एक पेज किस हवाले से है? वो एक पेज है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का मौक़िफ़, जो इमरान खान ने बारहा दोहराया। जब पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात होने थे, तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं किया, और नून लीग, JUI, दीगर तमाम जमातें जो हैं वो इंतखाबात में ताख़ीर के अमल को सपोर्ट करती रहीं, चाहे वो ताख़ीर इलेक्शन कमीशन के एंड पे हो रही थी या कहीं से भी हो रही थी। इस ताख़ीर को सपोर्ट किया जाता रहा। और अब उस वक्त जो मुतालबा इमरान खान का होता था कि आर्टिकल 224 का वो बहुत ज़्यादा जिक्र किया करते थे कि आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाए। मुझे याद है तकरीर के अंदर वो ये बात करते थे, मुतालबा दोहराते थे कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाए आर्टिकल 224 के तहत। अब नाज़रीन वही मुतालबा, वही अल्फाज हैं, सेम मुतालबा है। आर्टिकल 224 और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की जो गर्दान है, अब वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से सुनने को मिल रही है। और 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के मुतालबे के एतबार से अगर देखा जाए तो इमरान खान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक पेज पर हैं। और नून लीग जो है वो फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं चाहती। उसकी वजूहत बड़ी वाज़ेह हैं कि एक तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, जिस तरह आपने कल भी देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमूमन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी मुख्तलिफ है पंजाब या दीगर सूबों से। वहाँ ये देखा जाता है कि सेंटर में कौन सी पार्टी बरसर इक़्तिदार है या किस पार्टी का चांस ज़्यादा है। जो पार्टी ज़ेर अताब हो उसको अमूमन कम ही लोग वोट देते हैं। लेकिन इन सारे तमाम चैलेंजेस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी एक तोड़ फोड़ है, उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने कल गिलगित के अंदर GBLA 13 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। तो ये एक पैगाम है पूरे मुल्क के अंदर। अगर नून लीग राज़ी पहले हो भी रही थी इंतखाबात के हवाले से, शायद अगर वो जल्दी इंतखाबात पे फरवरी के अंदर भी राज़ी हो जाती, अब मुझे नहीं लगता कि गिलगित के रिज़ल्ट को देखने के बाद वो जल्द इलेक्शन का सोच भी सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने तो कल अनाउंस कर दिया कि वो पाकिस्तान आ रहे, लेकिन मुझे इंतखाबात के हवाले से बहुत डाउटफुल लग रहा है मामला। चूँकि जिस तरह से जिस शदोमत के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ललकारा, कल अपने वालिद को पहली मरतबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कन्फ्रंट किया, बड़ा ओपनली कन्फ्रंट किया और पब्लिकली आके मीडिया के अंदर आके कन्फ्रंट किया कि घर के अंदर उनके फैसलों का तो मैं पाबंद हूँ, लेकिन बाहर जो पॉलिटिकल फैसले हैं उसमें मैं उनकी राय या उनकी बात या उनके फैसलों को मानने का पाबंद नहीं। मैं अपने कारकुनान या CC के फैसलों को मानने का पाबंद हूँ। तो ऑब्वियसली वो यहाँ इशारा यही कर रहे थे कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की वजह से CC के अंदर बात हुई थी, लेकिन उस वक्त ज़रदारी साहब भी इस फैसले के साथ थे। अब बाद में ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान आके, कराची आके, दुबई से आके अपना बयान ही बिल्कुल बदल दिया और उन्होंने कहा जी हल्का बनियाँ होती है तो हो जाए, उसके बाद इंतखाबात करवाए जाए। अब नाज़रीन इस सारा जो मुअम्मा है, सारी जो वजह है बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान खान वाले पेज पे क्यों आए? क्योंकि जिस थ्रेट का सामना था इमरान खान को, जिस थ्रेट की वजह से वो मुल्क के अंदर जल्द से जल्द इंतखाबात चाहते थे कि वो मैक्सिमम गेन कर सकते हैं इस अगर इलेक्शन होता है, और इलेक्शन जितने दूर होंगे, इमरान खान को खदशात जो थे वो यही थे कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मज़ीद जमातें उनकी पार्टी को तोड़ के खड़ी की जाएंगी उनके मुकाबले में उनको हराने के लिए, और उनको जेल भी हो जाएगी। तो वो खदशात इमरान खान के तो दुरुस्त साबित हुए। अब उसी तरह के खदशात का सामना, उससे उस तरह के तो नहीं, उससे किसी हद तक मिलते जुलते खदशात का सामना बिलावल भुट्टो ज़रदारी को है। वो खदशा क्या है नाज़रीन? एक खदशा तो यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये लगता है कि अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि वो सिंध के अंदर एक कंफर्टेबल पोजीशन में है इंतखाबात जीतने के वाले से, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स सूबाई असम्बली की जीतने के वाले से पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है। और इस वाले से कुछ इत्तलात भी आ रही है कि अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं या यानी कि 5-6 महीने का गैप अगर आ ही जाता है तो उस दौरान सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी को इलेक्ट्रल यानी कि इंतखाबी मैदान के अंदर टफ टाइम देने के लिए एक इत्तेहाद तश्कील पा रहा है। एक इत्तेहाद तो इस वक्त बन रहा है जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDA जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध के अंदर बना था पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। ये सब लोग मिलकर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक इंतखाबी अलायंस बनाने जा रहे हैं। सिंध के अंदर एक इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि शायद कोई बाप पार्टी की तरह की पार्टी, जिस तरह कि आपने पंजाब के अंदर देखा कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बन गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को नुकसान पहुँचाने के लिए, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनवा दी गई परवेज़ खटक साहब के हाथों। तो इसी तर्ज पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को यह खदशा है कि कराची के अंदर या सिंध के अंदर जो है
इसी तरह की एक किंग्स पार्टी तश्कील ना दी जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को मुतासर करने के लिए। तो इसलिए वो आजकल ज़्यादा आपको गुस्से में दिखाई देंगे, बहुत जज्बाती वो तकारीर कर रहे हैं, बहुत जज्बाती उनकी मीडिया टॉक्स होती हैं, उसमें उनका गुस्सा जो है वो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बरहम और फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। वजह सी नाज़रीन जो मैंने आपको बताई कि वो यही है कि उन्हें अपनी स्पेस जो है सिंध के अंदर श्रिंक होती हुई दिखाई दे रही है। एक हेल्दी कंपटीशन सिंध के अंदर जो है उन्हें आने वाले दिनों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मेरी बात हुई थी पंजाब जो सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से, मेरे प्रोग्राम में वो मौजूद थे, ज्वाइन मुझे कर रहे थे आज। तो उनसे जब मैंने सवाल किया कि ये जो 1000 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किए जाने की जो इत्तलात है, जिसमें पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के नाम भी स्टॉप लिस्ट पे आ रहे हैं, तो आपकी इस पर क्या राय है? तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम तो किसी को शामिल नहीं कर रहे। उन्होंने डाउन प्ले करने की कोशिश की, हालांकि ये हकीकत तो है कि पीपल्स पार्टी के अंदर इस हवाले से बहुत तशवीश पाई जाती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उसी तरह के रगड़े का सामना करना पड़ सकता है कि जिस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रगड़े का सामना करना पड़ रहा है। होता ही है नाज़रीन, सियासत के अंदर या फिर इस तरह के जब मामलात होते हैं तो एकदम से तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ जो है महाज आराई नहीं की जाती, चूँकि मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। बारी बारी पहले एक को गिराया जाता है, फिर दूसरे को गिराया जाता है। वो फार्मूला जो है वो डिवाइड एंड रूल वाला वो कामयाब रहता है। तो अब मामला ये हो रहा है जनाब के पहले तहरीक इंसाफ के हवाले से प्रोजेक्ट अभी तक चूँकि नामुकम्मल है, मुकम्मल नहीं हुआ, तो फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐसा कोई महाज जो है वो गर्म नहीं किया जा सकता, महाज नहीं खोला जा सकता, चूँकि एट अ टाइम बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज़ को आप अपने खिलाफ नहीं कर सकते। तो जनाब पीपल्स पार्टी को यह खदशा है कि ये हमारे साथ आने वाले दिनों में हो सकता है, जब जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर क्लोज होता है, साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चैप्टर जो है वो खोल दिया जाएगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी तक ये मामला शायद महदूद ना रहे, नून लीग के अंदर भी कुछ करप्ट एलिमेंट्स जो हैं उन पर भी हाथ डाला जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि एक तो बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन जो है पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशन जो है स्मगलिंग के ख़िलाफ़ और डॉलर के माफिया के ख़िलाफ़ और चीनी माफिया के ख़िलाफ़ वो शुरू हो चुका हुआ है। और आपने देखा कि डॉलर की प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर नीचे भी आई हैं, और पाकिस्तान के अंदर डॉलर की प्राइस 295 तक आई, तो उधर अफगानिस्तान के अंदर जहां डॉलर हमारा स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा था, वहाँ डॉलर की कीमत में 8 रुपये का इजाफा हो गया है। उनकी करेंसी के मुताबिक 8 अफगान जो है वो डॉलर की कीमत वहाँ पर बढ़ गई है। तो ये जनाब जो है सूरत हाल बन रही है। तो वाक़तन पाकिस्तान के अंदर से डॉलर स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा था, अब चूँकि क्रैकडाउन हो रहा है तो वो सारा सिलसिला रुक गया है। तो ये जो क्रैकडाउन से पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे शुरू हुए हैं, उसमें आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोग उसकी रिपेट में आ सकते हैं। अब जो जरदारी साहब ने एक जो पॉजिटिव बयान किया, तो बिलावल साहब ने तो अपने एंगर का इजहार किया। कुछ लोगों की राय में ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ खेलते हैं, है अंदर से वो एक, लेकिन आवाम के सामने या कुछ इदारों के सामने वो डिसेप्शन के लिए गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, मुख्तलिफ आरा का इजहार करते हैं। कुछ आरा ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो ज़रा ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की है, यानी मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। बिलावल साहब जो हैं वो मुज़ाहमत करेंगे, जरदारी साहब मुफाहमत करेंगे। और मरीम नवाज़ का मशहूर जुमला तो आप सबको याद ही होगा कि पहले मुज़ाहमत होगी तो फिर मुफाहमत होगी। तो बिलावल मुज़ाहमती मूड में आजकल, आसिफ अली जरदारी मुफाहमती मूड में हैं। उन्होंने आते ही एक मुफाहमाना किस्म का बयान दिया कि जी हल्का बनिया जो है वो मुकम्मल होने के बाद फिर इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। नहीं कि उन्होंने इंतखाबात में ताख़ीर को सपोर्ट किया है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज़ के अंदर हर सूरत में होने चाहिए। तो इसमें नाज़रीन अब जरदारी साहब को जो खदशात हैं, एक तो ज़ाहिर जो स्टॉप लिस्ट के बारे से बातचीत चल रही है, उसमें कुछ जरदारी साहब के करीबी लोग भी हैं। फिर दूसरा ज़का अशरफ का मैंने आपको कल बताया था कि ज़का अशरफ जो कि जरदारी साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्हें पिन पॉइंट करके नाम लेके आर्मी चीफ ने लाहौर की मीटिंग में कहा था कि ज़का साहब आप लोगों ने चीनी एक्सपोर्ट करके भी पैसे कमा लिए, ठीक ठाक आपने मुनाफा कमाया, और पाकिस्तान के अंदर भी आजकल आप लोगों ने चीनी की कीमतों में बहुत ज़्यादा नाजायज़ इजाफा करके आप लोग फिर मुनाफा कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए चीनी आपने बड़ी महंगी कर दी है, बड़ी ज़्यादती की आप लोगों ने ज़का साहब। तो ज़ाहिर है ज़का अशरफ जो हैं वो जरदारी साहब के बहुत करीबी दोस्त, उनके साथी हैं, पार्टी के अंदर भी बड़ी उनकी कलीदी हैसियत है जरदारी साहब के नज़दीक। तो वो भी एक टेंशन जरदारी साहब को नज़र आ रही है, जिसकी वजह से शायद वो मुज़ाहमत जो है वो अफोर्ड ना कर सकें, वो मुफाहमाना सियासत की तरफ फिर से गामजन हो चुके हैं। और नाज़रीन अब एक मुज़ाकरात की ताज़ा कोशिश भी शुरू हो चुकी है। मुज़ाकरात की ताज़ा कोशिश जो है, मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर इत्तलात जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में थे, वो सबको पता है कि वो किसके बंदे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। उनकी मुलाकात हुई है, एक उनकी मुलाकात हुई है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ, और इस मुलाकात को दो मुख्तलिफ पैरायों में देखा जा रहा है। एक तो इसमें एक तो उसमें एंगल ये है कि जो सिंध के अंदर एक इत्तेहाद बन रहा है, GDA, मौलाना फजल रहमान
اور MQM اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس اتحاد کے اندر جو اینٹی پیپلز پارٹی اتحاد بن رہا ہے اس میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے. اور یہ بڑی حیران کن بات ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان جو کہ سینٹر میں اور KP کے اندر تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں سیاست کے اندر, وہ سندھ کے اندر ایک ساتھ الیکشن لڑ رہے ہوں گے, مل کے اتحاد میں جا رہے ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا, بڑی اچنبھے والی بات ہوگی. اور اس میں ناظرین ایک ملاقات کا مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دعوت دی ہو زرداری کہ وہ خود GDA میں ہیں, تو انہوں نے دعوت دی ہو عارف علوی صاحب کو کہ آئے مل کے اتحاد میں آتے ہیں. کہ عارف علوی صاحب کے خود اپنا جو معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے پچھلی میٹنگ میں انہیں انتباہ جاری کیا تھا, انہیں وارننگ جاری کی تھی کہ آپ انتخابات کی تاریخ جاری کریں, آپ پاکستانی عوام کے جو حقوق ہیں, جو ان کا حق ہے کہ وہ حق کے رائے دہی استعمال کریں, الیکشن میں جائیں, آپ ان کو ان کا حق دلوائیے. اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ آئینی مطالبہ بھی ہے, وہ اس مطالبے کے اوپر بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ صدر صاحب کوتاہی سے کام لے رہے ہیں, تو وارننگ جاری کی گئی تھی. تو اس والی سٹوری میں وزن جو کہ کم دکھائی دے رہا ہے, زیادہ وزن اسی بات میں نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ کوئی دوبارہ سے کوئی ریپروچمنٹ کی یا کوئی بات چیت کے والے سے کوئی ماحول ہموار ہو رہا ہے. پہلے صدر صاحب سے ملے, پھر شاید آنے والے دنوں میں وہ دعوت تو کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کا امکان ہے. یہ ملاقات اگر ہو جاتی ہے ان کی خان صاحب کے ساتھ بھی, تو پھر شاید کوئی نیشنل لیول پہ کوئی ڈائلاگ یا ایسی کوئی بات چیت کے بارے سے کوئی فضا بنے جس میں سب کو لے کے ساتھ آگے بڑھا جائے. یا پھر جو رگڑا ہے وہ رگڑا جو ہے وہ تو چلنا ہی ہے, کئی لوگ اس رگڑے میں آئیں گے. عمران خان تو آلریڈی رگڑے کو فیس کریں, لیکن باقی لوگ بھی اس رگڑے میں پولیٹیکل پارٹیز آ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں. تو باقی DGI کے بارے سے میں نے خبر دی تھی کہ ان کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 11 ستمبر یعنی کل ان کا لاسٹ ڈے ان آفس ہے. ابھی تک میں نے جو ISI میں چیک کیا ہے, میری جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیئرویل کے حوالے سے, ان کی رخصتی کے حوالے سے کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب تو یہی ہے جو ہم نے خبر دی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ ایکسٹینشن ملی ہے یا نہیں ملی. آج کے دن یہ اس حوالے سے کافی حد تک کلیئرٹی آ جائے گی. باقی عمران خان کی جیل سے رہائی کے حوالے سے اہم پیش رفت اس ہفتے ہو سکتی ہے, چونکہ ان کا جو کیس اٹک جیل میں سنا جانا اور اٹک میں انہیں رکھے جانے کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے, اور جو سائفر والا معاملہ ہے اس میں بھی چونکہ وہ جوڈیشل ہو چکے ہوئے ہیں, اس میں بھی ان کی بیل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے عدالت کے اندر. تو اس حوالے سے اگر آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کسی اور کیس میں اگر ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے تو شاید وہ رہا ہو کے باہر آ جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس حوالے سے کوئی اہم ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے, چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے ان کی ٹینیور کا. دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے نیب ترامیم کے علاوہ اور کون کون سے کیسز میں بڑے فیصلے دے کر جاتے ہیں تاکہ ایک اچھی لیگیسی قائم کر سکیں. چونکہ ایک بڑا مکس ہے ان کا ٹینیور رہا ہے, اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کریں گے. فی الوقت صبر عباس کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.